अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर मेकन और मेरे साथ आज की वीडियो में मौजूद है मरीम नवाज़ ख़ान और वसीम मलिक साहब। आज बड़ी अहम समाअत हुई और इमरान ख़ान ने कहा था कि 30 मई को उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैच है। आज मैच जैसा ही माहौल था। सबसे पहले तो ये तवक्को की जा रही थी कि जो रेफरेंस आया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ और उसके बाद जो मामलात और हालात अभी तक बन चुके हैं, तो शायद आज जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इमरान ख़ान से मुखातिब होंगे तो कोई तल्ख़ जुमला या कोई ऐसा कोई कह सकते हैं कि कोई तल्ख़ चीज़ जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन समाअत के अंदर माहौल काफ़ी मुनासिब ही कह सकते हैं कि रहा। लेकिन क्या हुआ ये जानेंगे और उसके साथ साथ आज समाअत लाइव क्यों नहीं दिखाएगी। अतर मिनल्ला एक तरफ खड़े थे और बाकी जो 4 जजेज़ हैं वो दूसरी तरफ खड़े थे। उसके बाद फिर आखिर पर इमरान ख़ान ने गुफ्तगू भी की। उस गुफ्तगू के अंदर नैब तरमीम का जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है उसके ऊपर गो कि उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ अपने जो गुजारिशात थी वो अदालत के सामने रखी और कि हमें ऐसा भी लगा और उन्होंने कहा भी कि शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले, मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर अदालत के सामने रख दूँ। सबसे पहले चलते हैं मरीम नवाज़ ख़ान की तरफ और उनसे ये पूछते हैं कि काजी साहब का और इमरान ख़ान का पहला इंटरेक्शन था, बहुत अरसे के बाद वो इसको किस नज़र से दिखती हैं, और दूसरा समाअत को लाइव ना चलाने का जो एक मुकालमा भी हुआ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अतर मिनल्ला के दरमियान, कोई जंग सी महसूस हुई आपस में, एक दूसरे फिर वक्फ़ा हुआ, क्या माहौल था, क्या समझती हैं क्यों नहीं लाइव दिखाएगी समाअत? देखिए, समाअत लाइव तो होनी नहीं थी, ये तो लास्ट हेयरिंग के ऊपर ही क्लियर हो गया था, क्योंकि वफाकी हुकूमत की एक गैर रस्मी सी प्ली है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने कि जब आप इमरान ख़ान को पेश होने का मौका दे ही रहे हैं तो आप समाअत को बराह रास्त नशर ना करें, नहीं होनी थी। लेकिन आज क्योंकि उनके सामने दरख्वास्त थी, कुछ हैरानकुन तौर पर जो एडवोकेट जनरल थे उनको सुना तो गया नहीं केपी के जिनकी ये दरख्वास्त थी, लेकिन उसके ऊपर जजेस की आपस की जो थोड़ी तलखी थी उसके बाद वो मुशावरत के लिए चले गए और फिर जब वापस आए तो पता चला कि 4-1 से केपी हुकूमत की जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई है। और मज़े की बात यह है कि सुना भी नहीं गया। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि नैब तरमीम का केस मुफादे आमा का केस नहीं, ये तो टेक्निकल मैटर है, तो अब से टेक्निकल मैटर्स जो हुआ करेंगे जिनको चीफ जस्टिस समझा करेंगे उनकी बराह रास्त नशरियात नहीं होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ये कह रहे थे कि जब आपने पहले एक दफ़ा इसी केस की समाअत को 14 मई को दिखा दिया है तो अब भी दिखा दीजिए। और उनका मौक़िफ़ वही है जो हम सब भी एक अरसे से कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक केस मुफादे आमा का केस था, लेकिन जब इमरान खान पेश होने लगे तो वो मुफादे आमा से हट के अब टेक्निकल मैटर हो गया। खैर, अजीबोगरीब रीजन दी गई, अब जब तक रिटन ऑर्डर नहीं आता इस मामले पर कुछ क्लियर नहीं होगा। उसके अलावा इमरान खान का जो पहला इंटरेक्शन था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से, जाहिर है कि इमरान खान के दौर में इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था और एक वो उसके बाद ये समझा जाता था कि शायद ये दोनों इतने नेक टू नेक के सामने आएंगे तो पता नहीं वो किस किस्म का इंटरेक्शन होगा। तो आज क्योंकि एक तो इमरान खान जेल से सामने थे, तो आपको पता है जेल में किसी शख्स के साथ अब क्या बदसलूकी करना, वो तो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कुछ नरमी से ही उनके साथ पेश आए और उन्होंने उनको मुखातिब करके पूछा कि आप हमें सुन सकते हैं, आप इस केस में ख़ुद दलाइल देना चाहते हैं या ख्वाजा हारिस के ज़रिए अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो चाहते हैं। तो इमरान खान ने बताया कि मैं ख़ुद देना चाहता हूँ, आधे घंटे से घंटा लूँगा। और उसके बाद इमरान खान ने ये कहा कि मौका मुझे मिला है आपसे बात करने का, फिर पता नहीं कभी चीफ साहब मिले ना मिले तो मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनकी तरफ देखा और सुनना शुरू किया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि पहले अभी अपनी बातें करने से पहले उन्होंने ये कह दिया था कि मैं अडयाला जेल में कैद तन्हाई में हूँ, ज़िंदगी मौत की सी सूरत हाल है जिसमें मैं हूँ और एक कर्नल है जो कि सारा चेक रखता है मेरे मामलात पर, तो आप अगर मेरे वकला को आने देंगे अडयाला जेल इस केस में मेरी मुआवनत के लिए या मुझे तैयारी करने में मदद करने के लिए तो उसमें फिर ये ऑर्डर कीजिएगा कि कोई और ना हो। खैर, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मुनासिब ऑर्डर इस मामले पर कर देंगे। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि अब मौका मिला है तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, चंद गुजारिशात रख देता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि आपके सामने मेरी 2 दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, उनको सुन लीजिए समाअत के लिए मुकर्रर करके, क्योंकि मुल्क में इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली बदतरीन किस्म की जारी है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने जो ये दरख्वास्तें की ये सुने तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि आपके वकील कौन है उन दरख्वास्तों में, तो उन्होंने कहा हामिद खान है। तो उन्होंने कहा आप हामिद खान साहब से कह दें, वो सीनियर वकील हैं, वो देख लेंगे। उसके बाद इमरान खान बोलते रहे, उन्होंने कहा कि मेरी जो सियासी जमात है उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उसके अलावा इंतखाबात में जो अवामी मैंडेट है उसकी तारीख़ी
चोरी की गई, तारीखी डाका अवामी मैंडेट पर डाला गया, तो आप JIT बना दीजिए। जैसे ही उन्होंने JIT का कहा, चीफ जस्टिस मुस्कुराए और उनकी बात मुकम्मल होने पर फ़ौरन कहा कि ये इस मामले को हम फिर कभी देखेंगे, अभी हम नैब केस को देख रहे हैं। तो इस तरह इमरान खान का वो माइक जैसे ऑफ कर देते हैं वो हो गया और उसके बाद समात सिमट गई। तो आज की समात में दो जो चीज़ा चीज़ें थी, एक तो इमरान खान का चीफ जस्टिस काजी फरीसा के साथ इंटरेक्शन था, उन्होंने चंद लफ्ज़ों के अंदर, मोहतात लफ्ज़ों के अंदर वो जो तमाम तर बातें अभी तक करते आए हैं वो पहुँचाने की कोशिश भी की उन तक। अब चीफ जस्टिस काजी फरीसा पर है कि अगर वो ये कहते हैं कि उनके नोटिस में यूजुअली उनकी यही प्ले होती है ना, मुझे तो पता ही नहीं कोई दरख्वास्त दायर हुई है, तो मैं तो सामने पुटअप नहीं की गई। अब तो उनके सामने इमरान खान ने अपनी दोनों दरख्वास्तों का जिक्र कर भी दिया है। तो अब देखना यह है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फरीसा तरजीही बुनियादों पर उनको समात के लिए मुकर्रर करते हैं, क्योंकि अभी मौसम गर्मा की तातीलात शुरू होने वाली हैं और जब वो ख़त्म होंगी तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फरीसा के रिटायरमेंट में कुछ दिन रह जाएंगे। तो अब ये देखना है कि क्या वो इस अरसे में मुकर्रर करते हैं या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए बर्डन छोड़ते हैं। अच्छा, एक उसमें इस्तदा इमरान खान साहब ने ये भी कर रखी है कि वो इन पर्सन यानी ज़ाती तौर पर पेश होना चाहते हैं, और उसमें क्यों रुकावट जो है वो डाली जा रही है, आप क्या समझती हैं? और लाइव अगर चला देते तो क्या इतना नुकसान होता है सुप्रीम कोर्ट का? बहुत सारी समातें लाइव चली हैं, उसमें इतना क्यों इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या काजी फायज़ ईसा साहब स्पेशली ये समझते हैं कि भाई लाइव नहीं चलनी चाहिए? देखिए, जब मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान का नाम चले, उनकी पिक्चर चले, फिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा ईसा ने इक़्तिदार संभालने के बाद अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे हुकूमत नाराज़ हो या जिससे इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी पूरी ना हो। तो उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाके वो कैसे लाइव प्रोसीडिंग की इजाज़त दे सकते हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान की जो इन पर्सन पेश होने की दरख्वास्त है, चीफ जस्टिस काजी फरीसा ईसा ऐसी कोई दरख्वास्त इंटरटेन ही नहीं करना चाहते। वो तो KP हुकूमत की दरख्वास्त भी ना देखते। अगर उनके उन्होंने कोई दलाइल नहीं सुने आज के, कुछ भी नहीं सुना। इनफैक्ट एक दफ़ा एडवोकेट KP का आप बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं, और फिर एकदम से उठ के उसी दरख्वास्त के ऊपर मुशावरत के लिए चले गए। तो जब आपने एक वकील को सुना ही नहीं तो आपने फैसला कैसे कर लिया? ये यहाँ पर फेयर ट्रायल वाली बात आती है या जो कानूनी तकाजे हैं इंसाफ के, उनकी बात आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा लाइव ब्रॉडकास्ट से क्या हो जाता? पिछली दफ़ा एक पिक्चर वायरल होने से क्या हो गया था? अगर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से लाइव जाएंगे तो पेमरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम TV चैनल्स को भी इजाज़त है उनको चलाने की। उसके बाद वो तमाम TV चैनल्स पे चल जाएंगे, तो पिछले 10 माह से बनाया गया बयानिया कहाँ जाएगा? वो जो 10 माह से लगाई गई पाबंदी है वो कहाँ जाएंगी? तो सबको मिट्टी तो नहीं कर सकते चीफ जस्टिस काजी फरीसा ईसा हुकूमत की मंशा से बाहर जाके। हुकूमत की मंशा काजी फायज़ ईसा के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है? ये आप वसीम मलिक से पूछ लें। वसीम मलिक साहब, काजी फायज़ ईसा साहब कोई ऐसा काम नहीं करते जो हुकूमत की मंशा ना हो। वो हमेशा ये बात करते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। और सुने आप भी तो अपने प्रोग्राम के काजी फायज़ ईसा ही हैं। आपने फैसला किया कि मुझे कोई गालबन 8वें या 9वें मिनट पे लेना है, तो आपकी सवाबदीद है। तो इसी तरह काजी फायज़ ईसा साहब की भी सवाबदीद है, वो खान साहब को सुने ना सुने, दिखाएं या ना दिखाएं। मेरे लिए आपके पास वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो ये थे कि इमरान खान आज पहली दफ़ा उनको 5 से 6 मिनट मिले, वो बोले। इमरान खान वो मुकदमात उन्होंने सामने रखे जो अभी तक PTI की जो क़यादत है उनके ऊपर बात करती हुई नज़र नहीं आ रही। बहुत बेशतर क़यादत खामोश है। और इमरान खान, मुझे आज ऐसा लगा कि शायद जो इमरान खान जिस जंग में इस वक्त हैं वो शायद अकेले लड़ रहे हैं और उनके लिए प्रायोरिटी ये थी कि वो अपने लिए कुछ मांगते। उन्होंने ये कहा कि इंसानी हकूक़ के मुकदमात हैं, फ़लाँ मुकदमात आपके पास, आप उनको सुने। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब देखते हैं। काजी फायज़ ईसा साहब की तो ऐनक और उसका नंबर ही अलग है। नहीं, मैं उस नज़र से नहीं देखता। काजी फायज़ ईसा साहब किस नज़र से देखते हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता इस प्रोग्राम में। बुनियादी इंसानी क्यों नहीं बता सकते? पूरी दुनिया को आप बताते हैं काजी साहब के बारे में बातें, मेरे प्रोग्राम में आप कहते हैं आप काजी साहब के बारे में नहीं बता सकते। बुनियादी इंसानी हकूक़ को काजी फायज़ ईसा साहब किस नज़र से देखते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। आपने सवाल पूछा, देखिए इमरान खान साहब ने कुछ केसेस का तज़किरा किया। ग़ालिबन 8 फरवरी के मैंडेट की चोरी के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी एक दरख्वास्त है जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और एक दरख्वास्त जो उन्होंने हवाला दिया वो जुडिशल कमीशन बनाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती रही है। और वो मामला था 9 मई का। 9 मई के साने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन बनाने का डे फर्स्ट से मुतालबा करती रही। और हमें याद है कि जब ये 9 मई हुआ और उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसी मई के महीने में 2023 के, और उसके बाद जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो ग़ालिबन एंड ऑफ मई या जून का शुरू का महीना था। उस वक्त जस्टिस बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो
तो उनके पास आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी और मुतालबा किया था कि प्रोब किया जाए इस मामले को, और इसमें जो रियासत का नैरेटिव है वो वैसा नहीं है जैसा रियासत की जानिब से बताया जाता है। तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब उस दरख्वास्त को लगाएंगे। आज कहा तो ये गया कि जी आपके जो वकील हैं हामिद खान साहब हैं, उन्हें पता है कि मुकदमात किस तरह जल्दी लगवाए जाते हैं। एक मुकदमा आज भी ऐसा था, वो आज आए हुए थे तो उन्होंने बैरून मुल्क जाना था और वो वापस आ जाएं तो हम मुकदमात की समाअत लगा देते हैं मुकदमे समाअत के लिए। लेकिन हजूर वाला ना तो 8 फरवरी के मैंडेट चोरी वाला मुकदमा लगेगा और ना ही 9 मई का मामला लगेगा। 9 मई के मामले पर इमरान खान आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि आज भी उन्होंने उन केसेस का हवाला दिया जो बराह रास्त मुफाद आमा के केसेस थे, या इन पर्टिकुलर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो फेस कर रहे हैं बराह रास्त इन मामलात को। 9 मई का जो मामला है उस पर आपके 2 फरीक हैं, एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट चाहे वो ताकतवर ज़रूर है मगर वो एक फ़रीक के तौर पर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि खुद करवाया गया था, जबकि जो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाती है कि इन्होंने मुल्क तोड़ने, इदारों में तकसीम पैदा करने और बगावत करने और पता नहीं क्या कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब इन दोनों फ़रीक़ैन में से कोई एक फ़रीक मुँह उठाकर आकर फ़ैसला नहीं कर सकता कि जी फ़लाँ शख्स मुलविस है, और इन दोनों फ़रीक़ैन में से कोई शख्स आकर ये भी नहीं कह सकता कि दूसरा फ़रीक माफ़ी मांगे। ठीक है। और इन दोनों फ़रीक़ैन में से अगर कोई एक तो मुजरिम है ना जी, मैं पाकिस्तान के काम शहरी हूँ, मेरे नज़दीक उस वक्त उस दिन इस मुल्क में क्या सूरत हाल थी उसका कोई एक तो कन्विक्ट है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, किसी इंडिपेंडेंट फोरम पर आकर उसको प्रोब किया जाना चाहिए, तायुन होना चाहिए, कैसे हुआ, किसने किया। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें मुलविस है, एक आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी के बाद ये चीज़ साबित होती है, तो फिर हमारे DG ISPR साहब के पास या फिर हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास ये मैंडेट है ही नहीं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांग ले तो वो माफ़ कर दें। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो मिलनी चाहिए। और अगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव ठीक है तो दूसरी तरफ अगर कोई बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो सारा मामला भी होना चाहिए। डिबेट दूसरी तरफ निकल गई। आप ज़रा एक बात देखिए, अब पूरे मुल्क में 9 मई के मुकदमात उठाकर देख लीजिए, किसी एक केस में चलान मुकम्मल नहीं हुआ होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी एक केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक आम कारकुन उसे सज़ा नहीं हुई होगी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर दिन खबर मिलती है कि इमरान खान 9 मई के मुकदमात से बरी हो रहे हैं, बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। जजेस लिख रहे हैं कि शवाहिद ही नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, सबूत ही नहीं है। और फिर आप एक और चीज़ देखिए कि 9 मई के हवाले से जो रियासती सबसे बड़ा एक फोरम था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पर हमज़ा कैंप में मुलविस जो लोग थे उनकी जो ज़मानतों का केस था, उसमें आपकी रियासत एक तरफ इल्ज़ाम लगाती है कि बगावत, गद्दारी और दहशत गर्दी। हालात ये हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी साबित नहीं कर पाए, बगावत और गद्दारी तो दूर की बात है, और उन लोगों को ज़मानत मिल गई। तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब बड़ी माजरत के साथ मौजूदा लम्हे मौजूद में, ये फिर बिलखसूस जब से उन्होंने चीफ जस्टिस का कलमदान संभाला है, या चलें उस दिन से हाल हैं, अब हमें भी खुलकर बात करनी चाहिए। 9 अप्रैल 2022 से पहले काजी फायजीसा साहब एंटायर इस्टेब्लिशमेंट थे, और उसके बाद जब से इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे तो फिर उन्हें मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट अच्छी लगी, और जो उनका स्टांस है 9 मई के हवाले से वो शायद हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का भी उस हद तक सख्त नहीं है जो काजी फायजीसा साहब का है। और दूसरा जो मामला इमरान खान साहब ने उठाया 9 मई वाला, माजरत के साथ इलेक्शन वाला 8 फरवरी का 15 दिसंबर के RO के फैसले से लेकर, जो RO का फैसला अपहोल्ड किया काजी फायजीसा साहब ने, इलेक्शन कमीशन का फैसला, जो ब्यूरोक्रेट्स RO लगाए गए, रात को अदालत लगाई गई, लाहौर हाई कोर्ट का जो उन्होंने फैसला कलअदम करार दिया था। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले से लेकर 13 जनवरी के बल्ले के इंतखाबी निशान से लेकर आइन के आर्टिकल 218(3) को जिस कदर रौंदा गया, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की मुकम्मल सहूलतकारी थी। उसी वजह से मैं कहता हूँ कि 13 जनवरी का फ़ैसला या फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की लेगेसी ये है कि उन्होंने जमहूरियत पर शब खून मारा है। उसके बाद मज़ीद आगे बढ़िए, जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, बुनियादी इंसानी हकूक़ तो उन्होंने शायद अपनी आंखों से ओझल ही कर लिए हैं। वो ग़ालिबन उनके पास वो आईने के पाकिस्तान की छोटी सी किताब है, उसमें से प्रीएम्बल को फाड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉन में आकर रात को किसी रोज़ दफन कर गए हैं, अब उसके ऊपर मकबरा बनवा रहे हैं। और जो तीसरा मामला था वो अदलिया की आज़ादी था, और अदलिया की आज़ादी पर भी आपने जिस कदर सरेंडर किया है,
तो ना तो आपको एक्सटेंशन मिलनी है और ना ही आप जिस साबिक फ़ौजी अफसर का सर मांग रहे थे वो भी नहीं मिलना, लेकिन आपने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। अच्छा, इमरान ख़ान, ये वैसे नाज़रीन टॉपिक की डिटेल्स में वसीम मलिक गए और वाकई में ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस है कि काजी साहब के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद ये मामला शुरू होते हैं और ताहाल ये मामला उसी तरह से चलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और किसी भी उस जगह पर जहाँ पर इमरान ख़ान या तहरीक इंसाफ के केसेस का सवाल आता है, वहाँ पर शायद काजी फ़ायज़ ईसा साहब आंखें बंद कर लेते हैं और वहाँ पर बाकी सारी चीज़ों को मोतबर जानते हुए वो इस चीज़ को ना मफाद आमा का मामला समझते हैं, ना अवामी जज्बात को उसमें समझते हैं, ना उनके लिए वहाँ पर कोई आइन और कानून की कोई शिक लागू होती है। लेकिन जहाँ पर वो समझते हैं उनकी अपनी हिकायात, वसीम मलिक साहब जैसे कि उनके तजादात पे हमेशा बात करते हैं, मुझे उनकी हिकायात से शदीद इख्तिलाफ है। उनकी जो एक हकायत है जो अक्सर वो कहते हैं, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, सच आपको आज़ाद करता है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब, मरियम कहती हैं कि वो आधा सच बोलते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, वो अपनी मर्ज़ी का सच बोलते हैं। मर्ज़ी का सच। जिस रोज़ हकीकतन द ट्रूथ, जिस ट्रूथ की वो बात करते हैं वो बाहर आ गए तो काजी साहब आज़ाद नहीं, कैद हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। अच्छा, दोनों से शॉर्टली आखिर पे एक सवाल, इमरान ख़ान को आज आपने कैसा देखा? लोग बहुत बार बातें करते हैं, पब्लिक में नहीं, उनको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई, लेकिन क्या जेस्चर थे, कैसा महसूस हुआ उसको देख के? देखिए, वो पिछली समात पर भी बिल्कुल फ्रेश थे। मैंने तब भी कहा था कि शायद वो जितना बाहर, क्योंकि वो रैलियों में जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी एक्टिविटीज़ होते हैं, तो अडयाला जाके उनकी सेहत अच्छी हो गई है। दूसरी बात यह है कि वो किसी भी तरह देखकर ये नहीं लगता कि कोई शख्स अगर जेल में है तो उसके ऊपर काफ़ी कोई दबाव है या वो परेशान है, वो रिलैक्स नज़र आ रहे होते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि मे भी उनको वहाँ पर आइडिया हो गया है कि उन्होंने एक दिन बाहर निकल ही आना है, और शायद उनको अंदर जाने से पहले भी आइडिया था कि उनको इतना वक्त रहना पड़ सकता है। तो ऐसा लगता है कि वो इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे, और जब वो पेश होते हैं तो किसी भी सूरत उनकी कोई भी कमज़ोरी उनके चेहरे से आया नहीं होती। आप क्या समझते हैं, पिछली समात पर भी पेश हुए थे, इस समात पर भी पेश हुए, और गिरफ्तारी से पहले का इमरान ख़ान? मुझे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, ना ही अब आप लोग अडयाला जेल में जाकर उन्हें खुद भी विटनेस करके आए हैं, लेकिन हमने गुज़श्ता समात पर भी वीडियो लिंक के ज़रिए देखा और आज भी देखा, तो मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो इमरान ख़ान में मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। वही जिस तरह उनकी पहले की एक आदत थी वही हमें नज़र आई। जो अगर उनकी मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो वो भी वही थी, वो उतने ही कॉन्फिडेंट। काजी साहब के साथ जब मुकालमा हो रहा था तब उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंट थे, वो बड़ा कंपोज्ड होकर बोल रहे थे। देखिए, आप लोग तकरीबन 6 से 7 मिनट कह रहे हैं, लेकिन अगर टाइम स्पैन आप फिर देखें तो शायद वो 4-5 मिनट या चले इतना वहाँ चले होगा 5 मिनट। और उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब के सामने जो केस के अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तो अगर वो अपने सारे मामलात रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तैयारी करके आए थे, और अभी आज वो बोले नहीं हैं, तो जिस रोज़ उन्हें आधा घंटा दिया जाएगा तो उस रोज़ वो शायद इससे भी ज़्यादा बोलेंगे। लगता है फ्यूचर में कोई लाइव पे भी उनको लिमिटेड कर दिया जाए, वीडियो लिंक पर भी? नहीं, वीडियो लिंक पर तो वो सुनते हैं। वो आज मैंने एक चीज़ देखी कि वो ना बाकायदा जो चीज़ समाज में चल रही होती है उसके नोट्स भी ले रहे होते हैं। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने आज गालबन कोई खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर एंटी करप्शन के किसी कानून का कोई हवाला दिया था, तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर बाकायदा वो नोट किया। तो जहाँ जहाँ चाहे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा माजी के उनके दौर के होने वाले जो सदारती ऑर्डिनेंस थे उन पर तनकीद करते या उनके पर सवालात उठाते हैं, तो इमरान खान साहब बाकायदा नोट्स ले रहे होते हैं। तो वो तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब से को भी उन्होंने बुलाया। बहरहाल देखिए, वो कोई उस तरह के आर्गूमेंट्स तो देंगे नहीं कि जो एक बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल वकील देता है या जो ख्वाजा हारिस देते रहे हैं। अब वो आकर उसी दिन वही बात करेंगे जिस दिन उनके दलाइल होंगे। उनके दलाइल का आगाज़ होगा NRO2 से, 1100 अरब रुपए की करप्शन से, PDM हुकूमत से। बिल्कुल ऐसे। और जब ये बात होगी तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो रिमार्क्स का आगाज़ होगा वो होगा गालबन वो जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से। देखिए, वो पेशावर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था वकील के कत्ल, जिसमें वो वकील कत्ल हो गए, संगीन गद्दारी का, तो उसमें उन्होंने खैर कहा कि वो दारा अख्तियार नहीं बनता उनका, मगर संगीन गद्दारी और इस वक्त बातें भी हो रही हैं। पंजाब हुकूमत ने भी कुछ नए केसेस बनाने के हवाले से, और इतलात ये भी हैं कि आपको याद होगा कि एक रावलपिंडी साजिश केस था, उसी तर्ज का एक और केस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर एक और बनाने की तैयारी आपकी इस्टेब्लिशमेंट पर तोल रही है। तो ये जो साजिश, गद्दारी
इसके जो आर्किटेक्ट मुझे नज़र आते हैं ना, वो बड़ी माजरत के साथ चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब आते हैं। आपने 3 नवंबर के इंतखाबात के इसकी समाअत में जजमेंट में लिखवा दिया कि आपके सदर मुमलिकत ने गलत एडवाइस पर असम्बली तोड़ी थी, वज़ीर आज़म ने एडवाइस गलत दी थी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी वो गैर आईनी थी, और बैठ कर जिस जजमेंट का हवाला देते हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो माइनॉरिटी जजमेंट था। उस बेंच में बैठे 3 जजेस ऐसे थे जिन्होंने आर्टिकल 6 की बात नहीं की थी, 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिकल 6 की बात की थी। तो काजी फायज़ ईसा साहब यहाँ पर भी फिक्री बददयानती करके पूरी जजमेंट का नहीं बताते कि जी वो जो जिस 2 जज साहिबान ने, वो दोनों जज साहिबान अब गालबन अगर मरियम उस चीज़ की तस्दीक कर दें तो एक तो उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे और एक और जज थे, वो भी बलूचिस्तान जिनका ताल्लुक था, नहीं मुख्तरफ खान नहीं, ये मैं केस का हवाला दे रहा हूँ, जिन्होंने 5 रुकनी बेंच ने जो केस सुना था कासिम सूरी रूलिंग केस। आप उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, मेन केस जो सुना था उसमें उनका ताल्लुक केपी से है, मजरा आलम मियां खेल साहब। मियां खेल साहब ने भी आर्टिकल 6 की उसके ऊपर बात की थी कि मियां खेल साहब ने ही आर्टिकल 6 की बात की थी। तो वो माइनॉरिटी जजमेंट को काजी फायज़ी साहब कासिम सूरी की रेल में, इट वाज अ जजमेंट इन फैक्ट, तो उसका हवाला देकर कहते हैं कि जी इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो इमरान खान के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगाने के पर तोल चुके हैं, जजमेंट का हिस्सा बना चुके हैं, वो केसेस जो उनके सामने नहीं है। बिल्कुल। और फिर कासिम सूरी की वो इंतखाबी उज़रदारी का केस है, उज़रदारी के केसेस में नहीं बुलाया जाता इन पर्सन, लेकिन काजी साहब बजीद हैं कि इन पर्सन बुलाया जाए। और जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उन्होंने सिर्फ इतनी इस्तदा की है कि कासिम सूरी साहब ने गैर कानूनी तौर पर 4 साढ़े 4 साल वो जितना भी टाइम स्पैन था उसमें वो जो डिप्टी स्पीकरशिप इंजॉय की है उनसे मराहत वापस ली जाएँ। लेकिन काजी फायज़ी साहब कहते हैं नहीं, कासिम सूरी आए और मुझे बताया कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 कैसे नहीं लगना चाहिए। तो आर्किटेक्ट तो यहीं से है ना, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बिल्कुल, जिस मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक सहाफ़ी भी जो है मुबैना तौर पर शिकायत गुजार बन चुके हैं, और काजी फायज़ी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस था, उसमें भी एक सहाफ़ी साहब थे। आप अंदाज़ा लगा लें। चलें साफ़ियों से हट जाते हैं, कोई और बात करते हैं, लेकिन देख लीजिए कि किस तरह से मुल्क के अंदर निज़ाम चलाया जा रहा है। और ये जो मुकदमा वसीम साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें तफसीलात जो हमारे सामने आ रही हैं वो ये है कि CRPC 196 के तहत इस मुकदमे को बनाने की तैयारी की गई है। पंजाब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दी है, और इसके अंदर जो शिकें हैं जो पंजाब हुकूमत मुकदमा बना रही है वो अलग है, ये मुकदमा वफाकी हुकूमत की तरफ से होगा, इसकी तैयारी की जा रही है। और ये रावलपिंडी अगर आप ट्वीट वाले मामले पर आप कह रहे हैं, जो महमूद रहमान कमीशन ट्वीट की सारा उस तरफ उसको भी, और ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो देखिए 1971 वाले मामले पे तो चलें गुज़श्ता 1 हफ्ते से बहुत सख्त स्टांस लिया है, लेकिन ये गुज़श्ता 1 महीने से तैयारियां हो रही हैं, जब से देखा है ना कि अब तमाम तर मुकदमात में बरी हो रहे हैं। तो अगर किसी को जानना है कि उस केस की साख्त क्या हो गई तो वो ज़रा माजी के एक रावलपिंडी साजिशी केस था तो उसका देख ले। नाज़रीन, केसेस जो हैं वो दोबारा से आप इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा लें कि इद्दत में जो निकाह का केस है उसके ऊपर अपीलों पर फ़ैसला महफूज होता है। जिस वक्त फ़ैसला सुनाया जाना होता है उस वक्त जज साहब जो हैं वो रिक्यूज़ कर देते हैं और केस सुनने से इनकार हो जाता है और एक लेटर लिखते हैं कि केस किसी दूसरे जज को भेजा जा सके। तो यहाँ से ही आप निज़ाम का अंदाज़ा लगा लें। इस वक्त मुँह चिढ़ा रहा है ये निज़ाम, इंसाफ़ निज़ाम जो निज़ाम है इंसाफ का वो तो नाकाम हो ही चुका है, लेकिन अब मेरे ख्याल में वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, हम भी मज़ीद नाकाम हो जाएंगे और वीलॉग को यहीं एंड करते हैं। मरियम नवाज़ बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नाज़रीन, अल्लाह निगहबान। 2 मिनट तो बैठते हैं, अल्लाह निगहबान।